जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक आतंकी को मार गिराया है। आज तड़के जब पौ फटा तो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारामूला के वानिकाम वाला इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं। इसी सूचना के आधार पर जब एरिया डेमिनेशन के लिए राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो घबराए आतंकियों ने संगीनों का मुंह खोल दिया। आतंकियों ने सबसे पहले सेना के एक स्नीपर डॉग को गोली मार दी। उसके बाद जवानों पर फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, लेकिन इसके बाद हमारे कमांडोज भी अपने रंग में आ गए। कई घंटे तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की। हालांकि इसकी पहचान नहीं हो पाई है। देखिए, आज सुबह वानिगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुँची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में। और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी पहचान की जाए। रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ। एनकाउंटर खत्म हो गया। एनकाउंटर खत्म हो गया। इससे पहले बुधवार को भी कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना का 1 जवान जख्मी हो गया था। तब आतंकी भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन आज बारामूला में पाकिस्तान की पिट्ठुओं को ये मौका नहीं मिला। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बल हाई अलर्ट है। आतंकियों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में ऐसी और मुठभेड़ हों तो हैरत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर भारी विवाद हो गया है। विपक्ष इसे जहां मराठी अस्मिता से जोड़कर देख रहा है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दे दी है। ये पूरा माजरा आखिर है क्या? आखिर क्यों घेर गए हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी? एक रिपोर्ट देखिए। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये बयान मुंबई में एक चौक के नामकरण समारोह में दिया। इस चौक का नाम दिवंगत शांति देवी चंपालाल जी कोठारी पर रखा गया है, जो राजस्थानी उद्यमी थी। वैसे तो कोश्यारी ने चंपालाल जी की तारीफ में ये बयान दिया था, लेकिन जबान से निकलते ही ये सत्ताधारी दलों और खुद कोश्यारी के लिए मुसीबत का सबब बन गया। सरकार गंवाने के बाद बैकफुट में आई शिवसेना ने बिना वक्त गंवाए कोश्यारी के बयान को मराठी अस्मिता से जोड़ा। उद्धव तो मर्यादा ही लांग गए। महाराष्ट्रामध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सुंदर लेणे आहेत, डोंगर खोरे आहेत, शिवरायाचे गड किल्ले आहेत, महाराष्ट्राची पैठणी आहे, महाराष्ट्राचे काही खाद्यपदार्थ आहेत। हे सगळे त्यांनी या 2-2.5 वर्षामध्ये पाहिलेले असतील। हे सगळे चांगल्या गोष्टी पाहिल्या असतील म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही रेखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही रेखा, कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्याला कुठेतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे। शिवसेना ने कोश्यारी के बहाने शिंदे गुट को भी घेरा। पूछा, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़ने वाले अब क्या कहेंगे? पण नाना शंकरशेठ यांचं चरित्र आम्ही आज राज्यपालांना पाठवणार आहोत की आजची मुंबई आर्थिक राजधानी विकासाचं मॉडेल कसं झालं हे नाना शंकरशेठ यांच्या चरित्रातून त्यांनी वाचायला पाहिजे। आणि सातत्याने ते अशा प्रकारची विधानं करत असतात। अगदी सावित्रीबाई फुले यांचा अपमान सुद्धा राज्यपालांनी केला आणि भारतीय जनता पक्षानं तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प राहणं पसंत केलं। शिवसेना के इन हमलों के बाद बेमन से ही सही
सीएम शिंदे और बीजेपी भी सामने आई और कोश्यारी के बयान से खुद को अलग कर लिया। खरं म्हणजे राज्यपालांचं विधान जे आहे ते वैयक्तिक त्यांचं विधान आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही, पहिली गोष्ट। आणि मुंबईच्या विकासामध्ये मराठी माणसाचं जे योगदान जे आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही। परंतु मी आपल्याला एवढंच सांगेन की याच्यामध्ये राज्यपाल एक मोठं पद आहे। राज्यपाल म्हणजे राज्याचं एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असतं, एक संविधानिक एक पद आहे आणि त्यामुळे कुणाचाही अवमान होणार नाही याची काळजी त्यांनी घेतलीच पाहिजे। राज्यपालजींच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये आणि वाटचालीमध्ये मराठी माणसाचं जे कार्य आहे, जे श्रेय आहे ते सर्वाधिक आहे। भगत सिंह कोश्यारी से माफी की मांग हो रही है। पुणे और मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। कांग्रेस और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी राज्यपाल पर हमलावर है। मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट किया उसका हम निषेध करते हैं। ये जो महामहिम गवर्नर साहब है, उनका रोल सबको साथ लेके चलने का है और ये पहली बार हुआ है कि महामहिम गवर्नर साहब ने जो प्रांतों में, भाषाओं में लोगों को झगड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। करोड़ों के घोटाले के आरोपी ममता के करीबी मंत्री रहे पार्थ चटर्जी फिलहाल ईडी कस्टडी में हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कस्टडी में पार्थ चटर्जी ही ईडी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए? ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कस्टडी में 2 दिन तक क्यों नहीं नहाए पार्थ चैटर्जी? कस्टडी में जूता कैसे पहनेंगे पार्थ चैटर्जी? खाने के लिए क्या बार बार मांग रहे थे पार्थ? बंगाल में शिक्षा घोटाले से पूरे देश में चर्चा का सबब बने पार्थ चैटर्जी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से नोटों का पहाड़ मिलने से पूरे देश में हड़कंप है। वहीं ईडी की गिरफ्त में पार्थ चैटर्जी के लिए मुश्किल सिर्फ सवालों का जवाब देने या दोषी पाए जाने पर जेल में चक्की पीसने की ही नहीं है, बल्कि और भी है। हम किसी के बढ़े वजन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो ईडी सूत्रों ने हमें दी है। पार्थ चटर्जी का वजन 111 किलो है और प्रैक्टिकली इतने वजन वाले व्यक्ति को जो दिक्कत आती है, पार्थ चटर्जी को भी वही दिक्कत आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पार्थ चटर्जी की ज़िंदगी जो है वो ऐसो आराम वाली थी जो ईडी दफ्तर में उन्हें नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारियों को पार्थ चटर्जी के लिए विशेष खाने पीने और नहाने के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पार्थ अपने बढ़े वजन के कारण स्टूल पर बैठकर नहाते थे। नहलाने के लिए भी घर में कई घरेलू मदद मौजूद होती थी। पार्थ खुद से नहीं नहाते थे, बल्कि उन्हें नहलाया जाता था। ईडी की कस्टडी में पार्थ ने 2 दिन तक स्नान नहीं किया। पार्थ को नहलाने के लिए ईडी ने अपने ही ग्रुप डी के एक कर्मचारी को बुलाया। पार्थ की शिकायत पर ईडी ने उन्हें बड़ा बाथरूम मुहैया कराया है। नहाने के बाद पार्थ को कपड़े पहनाने में भी ईडी कर्मचारी की मदद लेनी पड़ी। बेशुमार दौलत, आलीशान जिंदगी के आदी पार्थ चैटर्जी ईडी की गिरफ्त में आने से पहले तक जूते भी खुद नहीं पहनते थे। हमेशा उन्हें जूता पहनाया जाता था। वजन इतना है कि पार्थ खुद झुककर जूते नहीं पहन सकते। पार्थ चैटर्जी टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, लिहाजा उनके खाने पीने को लेकर भी ईडी काफी सजग है। लेकिन पार्थ खाने पीने के जबरदस्त शौकीन माने जाते हैं। दरअसल उनका वजन से लेकर उनकी अपनी आदतें अब ईडी के लिए समस्या बन चुकी है। जैसे उनके नहाने की, उनके खुद जूता न पहनने की या फिर उनके खाने की। उन्हें जो पसंद है वो ईडी के लिए देना मुश्किल है और जो ईडी दे रहा है खाने में वो उनके लिए पसंद करना मुश्किल है। पार्थ चैटर्जी के बढ़े वजन और उनको डायबिटीज की बीमारी की वजह से ज्यादा देर तक चलने या फिर सीढ़ियां चढ़ने में भी अच्छी खासी दिक्कत आ रही है।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अंग्रेजों से आजादी मिले हुए हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं और करीब करीब इतना ही वक्त देश में चीते को देखे हुए भी गुजर चुका है। अगर कभी कहीं चीते पर आपकी नजर पड़ी भी होगी तो वो रियल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में आपने चीते को देखा होगा, क्योंकि 1947 में देश की आजादी के बाद जंगल का ये सबसे तेज रफ्तार शिकारी जंगल से गायब हो गया था। लेकिन एक बार फिर चीता लौट रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए देश में चीते का नया घर, उसका नया आशियाना और चीते के गायब होने का पूरा फसाना। एक, दो और 3 महज 30 सेकंड में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जमीन पर किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा तेज रफ्तार। फॉर्मूला 1 जैसी रेसिंग कार को टक्कर देने वाला चीता भी पीता है। चीता भी पीता है। चीता भी पीता है, ये कहीं आपने विज्ञापन में ही देखा होगा, क्योंकि चीता देश में है ही नहीं। करीब 73 साल पहले भारत में आखिरी बार चीता देखा गया था। वो चीता जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार शिकारी है। लेकिन उसी रफ्तार से जब उसका शिकार हुआ तो जंगलों में उसकी मौजूदगी का निशान तक मिट गया और लोगों के जहन में बस बाकी बचा रह गया तो उसका नाम। वो नाम जो तेज चाल और चालाकी का पर्याय बनकर जब बॉलीवुड के पर्दे पर उभरा तो लोगों की जबान पर भी छा गया। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीते को राजे रजवाड़ों ने पाला, जिस चीते को बादशाहों ने शिकार करने का हथियार बनाया, उस चीते का वजूद भी राजे रजवाड़ों के हाथों ही खत्म हो गया। 1947 की ये तस्वीर देश में चीते की आखिरी तस्वीर मानी जाती है और फिर 1952 में भारत सरकार ने उस चीते को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया, जो अपनी चालाकी और खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। छरहरा बदन, खूबसूरत काया और लंबी पतली टांगें, चीते की ये बनावट ही उसे एक तेज शिकारी में तब्दील कर देती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये अपने शिकार पर झपटता है तो पलक झपकते ही शिकार जमीन पर धूल फांकता नजर आता है। हिरन हो या खरगोश, इस शातिर और चालाक शिकारी की पैनी निगाहों और बिजली की रफ्तार के आगे सब बेबस नजर आते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ने वाला चीता अब भारत की जमीन पर वापस लौट रहा है। चीता देश की आबोहवा में जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। जंगलों में उसकी ये सुनहरी काया एक बार फिर पर्यटकों को रोमांचित करेगी, लेकिन चीते को चाहिए एक महफूज ठिकाना और इसीलिए मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर नेशनल पार्क में बनाया गया है उसके लिए ये नया आशियाना। जैसा कि आपको पता है कि चीता यहाँ पे अर्ली 50s में विलुप्त हो गया था हिंदुस्तान में। अब उसको उस प्रजाति को वापस रेस्टोर करने का प्लान है और इसमें एक ये पहला प्रोजेक्ट है जो इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है। एक अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, नामीबिया से यहाँ पे इंडिया में चीता आ रहे हैं। तो बेसिकली जो लॉस्ट ग्लोरी हमारी थी, हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश नामीबिया चीतों का दुनिया में एकमात्र सबसे सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ करीब 7000 चीते मौजूद हैं। पिछले दिनों भारत और नामीबिया सरकार के बीच हुए समझौते के तहत 8 चीते नामीबिया से भारत लाए जाने हैं और अब अगले कुछ दिनों में 8 चीतों की खेप भारत पहुंचने वाली है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनोपालपुर नेशनल पार्क में
सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ चीतों को बसाने की तैयारियां यूं तो पिछले 2 साल से चल रही हैं, लेकिन अब कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन ने चीतों के इस नए आशियाने को फाइनल टच दे दिया है। दरअसल पिछले दिनों भारत और नामीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम ने इस अभयारण्य का दौरा करके चीतों की रिहाइश का जायजा लिया था। विशेषज्ञों की सिफारिश पर अब चीतों के बाड़े में फाइनल सुधार का भी काम तेज हो गया है। नेशनल पार्क में चीतों को रखने के लिए 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में एक बड़ा बाड़ा बनाया गया है। इसके चारों तरफ करीब 8 फीट ऊंची 4 दीवारी और ऊपरी हिस्से में फेंसिंग भी की गई है। चीतों की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए इस पूरे क्षेत्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चीतों को छोटे हिस्से में रखा जाएगा और फिर बड़े हिस्से में भेजा जाएगा। नेशनल पार्क के प्रबंधन का कहना है कि बाड़े के चारों तरफ हरे रंग का जालीदार पर्दा लगाया जाएगा और बाड़े में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए चीतों की लगातार निगरानी भी की जाएगी। चीता हमारे देश से विलुप्त हुआ क्योंकि जो वास्ट ग्रासलैंड्स थे हमारे पास में पहले, जो गौचर एरियाज थे, वो सब एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किए गए और ये ग्रासलैंड्स का विनाश हो चुका है। तो हमारे यहाँ ग्रासलैंड्स हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बचे हैं, ड्राई फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है, जहाँ चीता को वापस लिया जाए, उसकी हमने 10 साल पहले 2010 में एक सर्वे किया हुआ था और 7 साइट का सर्वे करने के बाद में 3 या 4 साइट हमने प्रायोरिटाइज की थी। नामीबिया से लाए गए चीतों को करीब 1 महीने तक एकांतवास में रखा जाएगा, यानी उन्हें पूरी तरह से क्वारंटीन किया जाएगा ताकि वो आसानी से यहाँ के माहौल और वातावरण में खुद को अच्छी तरह से ढाल सकें। पार्क के अंदर एक निर्धारित इलाके में रहने की वजह से उनकी सुरक्षा और निगरानी भी आसानी से हो सकेगी। चीतों की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए पार्क के इस इलाके से करीब 70 तेंदुओं को पहले ही बाहर किया जा चुका है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि चीतों के आने के करीब 1 महीने बाद ही पर्यटक उनके दीदार कर सकेंगे। तो चीता की खासियत ये है कि वो जैसे कि बाकी मांस पक्षी प्राणियों हैं, वो रात में अपना काम करते हैं, चीता दिन में करता है और वो खुलेआम सबसे दिखाई देता है। और जब वो शिकार करता है तो आपको पता ही होगा कि वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट है, तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है और हिरन का शिकार करता है दौड़ के। तो ये बहुत ही आकर्षक एक दृश्य बनता है और इसकी वजह से हमारा टूरिज्म का भी काफ़ी कुछ प्रभाव रहेगा। इस एरिया में हम चीता लाएंगे। कूनो पालपुर नेशनल पार्क करीब 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो करीब 6800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बड़े शिवपुरी खुले जंगल का एक हिस्सा है। समतल जमीन वाले इस अभयारण्य में न तो कोई बड़ा गांव है और न ही इंसानी दखल होता है। देश में यूं तो कई नेशनल पार्क हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के लिए चुनने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट की समिति की अध्ययन के बाद चीतों की रिहाइश के लिए जो पैमाने चाहिए थे वो इस पार्क में मौजूद हैं। अध्ययन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दूसरे राज्यों का भी सर्वे किया गया था, लेकिन कूनो पार्क में चीतों के लिए खाना और जगह के साथ साथ उनकी ग्रोथ के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है। जानकारों का कहना है कि चीता दौड़कर शिकार करता है, इसलिए उसे ऐसी जगह बसाया जा सकता है जहां मैदान हो और छुपने के लिए पेड़ की आड़ भी मौजूद हो। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर को चीते के लिए चुना गया है। इसके अलावा एशियाई शेरों को कूनो में लाने के लिए लंबित प्रोजेक्ट के तहत इस साइट पर पहले से ही बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जिन पर काफी पैसा भी खर्च हुआ है। इस तरह के अहम प्रोजेक्ट में निवेश का कोई आंकड़ा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन चीतों के इस प्रोजेक्ट में 5 से 6 साल में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च माना जा सकता है। इसके पीछे काफ़ी अध्ययन हुआ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में, जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने काफ़ी क्षेत्रों में अध्ययन किया है। और राजस्थान के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, गुजरात के और भी अन्य राज्यों में
उन्होंने अध्ययन किया। तो उस अध्ययन के बेसिस पे जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उसमें कूनो फिट बैठता है। जैसे उनके लिए एक तो रहवास बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसमें आप जो उसके लिए खाना है वो खाना सफिशिएंट होना चाहिए, प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें कूनो सबसे उपयुक्त पाया गया। देश में विलुप्त होने से पहले सबसे ज्यादा और अच्छी नस्ल के चीते गुजरात में पाए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर के समय में भी यहीं से चीतों को पकड़कर शाही शिकारगाह में भेज दिया जाता था। मुगलों के बाद अंग्रेज हुकूमत का दौर आया और इस दौर में भी चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए होता रहा, लेकिन खुद चीता भी इंसानी सनक और शौक का शिकार बनता रहा। देश में आखिरी बार चीता मध्य प्रदेश में देखा गया था। माना जाता है कि 1947 की एक रात सरगुजा के महाराज रामानुशरण सिंह जंगल से गुजर रहे थे। तभी जीप की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें चीते के 3 शावक नजर आए। महाराज की बंदूक गरजी और फिर तीनों शावकों के शव के साथ महाराज ने फोटो खिंचाई। 1947 की ये तस्वीर देश में चीते की आखिरी तस्वीर मानी जाती है। भारत में आखिरी चीता उन्हीं ने मारा। तो मेरी जानकारी में तो उन्होंने चीता भारत में मारा ही नहीं। पैलेस में एक बना के रखा हुआ है चीता, वो अफ्रीका का मारा हुआ है। जाहिर है कभी डर तो कभी रोमांच के लिए भारत से चीते का नामो निशान मिटा दिया गया। कभी देश के जंगलों में बेफिक्र जिंदगी जीने वाला चीता इंसान की बेरहमी का शिकार बन गया और यही वजह है कि पिछले करीब 73 सालों से देश के जंगलों में कभी कहीं चीता नजर नहीं आया, लेकिन करीब 73 साल बाद एक बार फिर लौट रहा है चीता। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के बेल्लारे में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू हत्या का मामला नया मोड़ ले रहा है। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके पिता प्रवीण के पोल्ट्री फार्म पर काम कर चुके हैं। कैसे प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड अमरावती और उदयपुर जैसी वारदात की अगली कड़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की मंगलवार को हुई हत्या के बाद से उनके नेट्टारू गांव में मातम पसरा है। प्रवीण की हत्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और राइट विंग लोगों में आक्रोश है। ये गुस्सा इतना है कि जब राज्य के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटील पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उनकी गाड़ी को पलटाने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में प्रवीण ने उदयपुर में कन्हैयालाल के सर कलम करने की घटना पर गंभीर सवाल उठाए थे। प्रवीण ने कन्हैयालाल को लेकर 29 जून को पोस्ट किया था। इसमें प्रवीण ने लिखा था कि आज एक गरीब दर्जी को सरेआम काटकर वीडियो बना दिया गया है। ये कट्टर कह रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रवीण के रिश्तेदार का कहना है कि एक हफ्ते से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए प्रवीण अपनी पोल्ट्री की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। प्रवीण के कजिन का यह भी कहना है कि आरोपी शफीक का पिता प्रवीण की दुकान में पहले काम कर चुका था। ऐसे में वो प्रवीण के बारे में काफी कुछ पहले से जानता था। शफीक के फादर प्रवीण चिकन शॉप पे काम करते थे पहले, 3-4 महीने के लिए काम करते थे। अभी ये सम रीजंस नहीं आते थे बाद में। आना जाना होता था, प्रवीण क्या करते सब कुछ जानता था। हाँ जानता था उसको, उसका फादर ये शॉप पे दुकान पे काम करते थे ना, इसलिए पूरा जानता था। कितने बजे आते थे, कितने बजे जाते थे, क्या पूरा डे एक्टिविटी उसका मालूम था। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे प्रवीण जब अपनी पोल्ट्री शॉप बंद करके घर के लिए निकलने वाले थे, तभी अचानक उन पर पीछे से 3 लोगों ने तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया। पहले हमले के साथ ही प्रवीण दूसरी ओर भागे।
कुछ दूर भागे ही थे कि दोबारा उन पर हमला हुआ, जिसके बाद उन पर इतने वार किए कि अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। प्रवीण यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाने वाला था और जिस दिन सीसीटीवी लगाने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। रात को करीब 9 बजे के आसपास धारदार हथियारों के साथ 3 बाइक सवार लोग जो है उसकी हत्या करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस हत्याकांड में केरल में रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए पुलिस पीएफआई के कनेक्शन के एंगल से जांच कर रही है। इस हत्याकांड में अब तक 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जो पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। जाकिर और शफीक नाम के जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से जाकिर का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। पुलिस उसका पीएफआई से लिंक भी पता कर रही है। ये तो केरल के लिंक है, ऐसे इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहा है। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था। इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं। जो भी है इन्वेस्टिगेशन आप करो, जो भी किलर्स हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो, बैन करो, जो करना करो। ये बेसिकली जो है पीएफआई एसडीपीआई एक तरफ, एक दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी बजरंग दल बीजेपी एक तरफ, वीएचपी एक तरफ, ये लोग जो है मैच फिक्सिंग है। ये आओ खेलें, पोलराइजेशन का खेल खेलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद बने नफरत के माहौल में पीएफआई और जहर घोलने का काम कर रही है। अगर प्रवीण नेटारू के हत्यारे केरल से आए थे तो उसकी हत्या में पीएफआई के लिंक को खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है पार्थ और अर्पिता के फार्म हाउस को लेकर। बंगाल के बीरभूम जिले में पार्थ और अर्पिता का एक फार्म हाउस है। आपको दिखाते हैं फार्म हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल की शिक्षा घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आने के बाद अब अर्पिता और ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के रिश्तों की किश्त दर किश्त सामने आ रही है। अर्पिता के 2 घरों से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हुआ है। नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि उनको एक के ऊपर एक लगा दें तो ऊंचाई कई किलोमीटर तक पहुंच जाए। अब सवाल ये था कि पैसों के पहाड़, गहनों के खजाने के अलावा अर्पिता और पार्थ के काले खजाने में और क्या क्या छिपा है। कैश कन्या और पार्थ के रिश्तों के खुलासे की इसे किश्त की अगली कड़ी है ये फार्म हाउस। ये जमीन के रिकॉर्ड है अर्पिता मुखर्जी के नाम पे, इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। ये दोनों का खरीदे हुए थे ये जमीन और उसके बाद ये मकान को भी रिनोवेट किया गया है। इस फार्म हाउस की नेम प्लेट पर बंगाली भाषा में जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा अपा है। आपको इस बंगले के अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन पहले इस फार्म हाउस के मुखड़े यानी नाम की पहेली समझ लीजिए। ये जो शांति निकेतन का ये जो मकान है, ये शांति निकेतन फूलडांगा प्रांतिक में ये ओपा नाम का ये जो मकान है उसी को लेकर चर्चा चल रहा है कि ये इसमें पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कभी कभी आते थे और इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। इलाके के जो बासिंदा है वो लोग बोल रहे हैं कि ये उन्हीं का मकान है। सपनों का ये घर अर्पिता और पार्थ ने न सिर्फ एक साथ मिलकर बनाया था, बल्कि इसको खरीदा भी साथ ही था। साल 2012 में अर्पिता और पार्थ ने 10 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी। जमीन पार्थ और अर्पिता के नाम पर खरीदी गई। एबीपी न्यूज के पास इस फार्म हाउस के कागजात हैं। साल 2020 में इस जमीन के कागजात में मालिक के तौर पर सिर्फ अर्पिता का नाम ही दर्ज कराया गया। सुसेन बनर्जी और श्यामोली बनर्जी ये दोनों ने 2012 में ये जमीन को बेचे थे और खरीदे थे पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। गेट से देखने पर छोटा सा लग रहा ये बंगला अंदर से कितना आलीशान था, अब आपको ये दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज बनर्जी इस फार्म हाउस की पड़ताल करने अंदर पहुंचे तो अंदर लॉन में दिखी उस जिंदगी की एक झलक जो अर्पिता जी रही थी। लॉन में अलग अलग पैच बनाए गए थे जिसे चारों तरफ
शानदार पौधों से सजाया गया था। किसी जगह हरी घास का पैच था तो कहीं सिर्फ पेड़ों की छांव में सीमेंट का पैच बना हुआ था। फार्म हाउस के अंदर जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो हालांकि अंदर के कमरों में ले जाने से वहां मौजूद लोगों ने मना कर दिया, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद ही जो झलक देखी वो किचन और डाइनिंग एरिया का था। अंदर एक काले शीशे वाला डाइनिंग टेबल था। इसके चारों तरफ 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। कमरे की खिड़कियों पर शानदार छीने पर्दे लगे हुए थे, जबकि एक तरफ कैबिनेट के ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ था, जबकि वहां से किचन का कुछ हिस्सा दिख रहा है, जिसमें अलग अलग डब्बों में किचन का सामान रखा हुआ दिख रहा है। ये महज एक फार्म हाउस है। कहा यह जा रहा है कि शांति निकेतन के बीरभूम जिले में पार्थ और अर्पिता के नाम अपा फार्म हाउस के अलावा तितली, इच्छे और लबानिया नाम से 3 घर और हैं। तितली और लबानिया शांति निकेतन के ग्वालपाड़ा में है, जबकि इच्छे उत्तरपाली में मौजूद है। पार्थ और अर्पिता की काली कमाई की परत दर परत उतर रही है। करोड़ों कैश, कई किलो सोना, गहनों, प्रॉपर्टी के अलावा इस बेईमान जोड़ी के पास और क्या क्या है, ये भी आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।